मैं एक छोटे से गांव के गरीब घर से संबंध रखती थी, जहां किसी को शिक्षा न देने के बराबर थी। लोग अभी पुराने जमाने में जी रहे थे। परंपराओं के नाम पर यहाँ पर लोग अपनी जाहिलपन का सबूत दे रहे थे। और मैं भी ऐसे ही एक पुरानी परंपरा पर भेंट चढ़ चुकी थी। मैं सिर्फ 12 साल की थी जब मेरे बाबा ने मुझे लाल रंग का जोड़ा ला कर दिया। कहने लगे कि गीता ले लो। इससे पहले कि मैं अपनी गुड़िया से खेल रही थी, आज मैंने उसकी शादी रचाई थी। सारी सहेलियों को भी मैंने बुलाया था। मैंने कहा, बाबा यह तो मेरे लिए है ना, ताकि मैं अपनी गुड़िया की शादी में पहन सकूं। मैं उस लाल सुंदर जोड़े को अपने साथ लगे सामान में रखा। श्रृंगार मेज के पास जाकर देखते हुए कहने लगी कि मैं गुड़िया की शादी में पहनूंगी। बाबा कहने लगे, अब तो इतनी बड़ी हो गई है, तेरी उम्र नहीं है गुड़िया गुड्डों से खेलने की। बाबा ने मुझे गुस्से से डांट दिया। मेरे गुड़िया और गुड्डे को पकड़कर कहने लगे कि चलो पहनकर तैयार हो जा, रात को बहुत सारे मेहमान घर आने वाले हैं। मेरी गुड़िया और गुड्डा को बाहर ले गए। उस वक्त तो मैं उस लाल जोड़े को देखते ही मगन हो गई थी। बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा था। सोच रही थी आज बाबा को न जाने क्या हुआ है। पहले तो मुझे कभी भी त्योहार पर भी इतना खूबसूरत जोड़ा लाकर नहीं दिया था। सिर्फ 4 साल की थी जब मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। फिर मुझे कुछ याद नहीं, बस थोड़ा सा ही दिमाग में आता है कि मेरी माँ होती थी और मुझे बहुत सारा प्यार किया करती थी। उसके बाद तो मैं पड़ोसियों के घर पर ही पली बड़ी हुई और फिर मैंने वह जोड़ा पहन लिया। बाबा ने उसके साथ लाल रंग का परांदा भी लाकर दिया था और लाल रंग की चूड़ियाँ भी दी थी। लाल रंग की गोट लगी सी चुन्नी भी थी। खूबसूरत से घुंघरू वाली जूतियाँ भी थी। मैं सब कुछ पहनकर बड़ी प्यारी लग रही थी। जब पड़ोस की मासी मेरे घर आई, मुझे उस जोड़े में देखकर कहने लगे कि गीता की बच्ची, क्या तेरी अक्ल मारी गई है, इतनी खुश क्यों हो? मैंने कहा कि मासी देखो ना सही, बाबा मेरे लिए कितना खूबसूरत जोड़ा लाए हैं और देखो इसका परांदा भी मोतियों से भरा हुआ है। वह कहने लगी कि हाँ क्यों ना, आज तेरी शादी जो है। यह सुनकर तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा, क्या आज मेरी शादी है? वैसी वाली ही जैसी मैं अपने गुड्डे गुड़ियों की करती हूँ। मासी ने कहने लगी कि हाँ हाँ वैसे ही वाली। फिर श्रृंगार मेज के पास मुझे ले जाकर मुझे बिठा दिया। मेरे मुंह पर मेकअप भी कर दिया। मैं अब और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। बस 12 साल की ही थी, लेकिन बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल जापानी गुड़िया की जैसी लगती थी। मेरे गुलाबी सफ़ेद रंगत बड़े बड़े ब्राउन बाल, काले कान जैसी आंखें। श्रृंगार करके मैं अपने हुस्न के सामने वाले को हैरान कर देती थी। लेकिन आज तो मुझे खास तौर पर तैयार किया गया था, क्योंकि मेरी शादी जो थी बिल्कुल वैसे ही जैसी मैं अपने गुड्डे गुड़िया की करती थी। इस उम्र में मैं थी, मुझे बस शादी शब्द की ही पता था। शादी होती है, लड़की दुल्हन बनती है, खूब सारे मेहमान उसे पैसे देते हैं, अच्छा खाना खाते को मिलता है और फिर वह विदा होकर अपने गुड्डे के साथ चली जाती है। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं था। 12 साल की बच्ची और क्या जान सकती थी। शाम के बाद मेरी बारात भी आ चुकी थी, लेकिन वह बारात सिर्फ कुछ लोगों की ही थी। मैंने अपनी पड़ोस वाली मासी से कहा कि मासी मेरा गुड्डा भी साथ आया है। मासी कहने लगी कि चुपचाप बैठ जा, अभी कुछ देर में पंडित जी आएंगे और जैसा जैसा वह कहें वैसा वैसा करती जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसा पंडित जी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और फिर थोड़ी ही देर में पंडित जी आ गए थे। वह जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा वैसा करती गई। जब मैं दूल्हा के गले में बरमाला डाली थी तो मेरे हाथ उसके गले तक नहीं पहुंच रहे थे। हट्ठा खट्टा मजबूत मर्द था। तब मेरे बाबा ने ही मुझे गोद में उठाकर उसके गले में वरमाला डलाया था और यह सब कुछ मेरे बाबा अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कर रहे थे। पंडित जी ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं, पीछे हटिए। बाबा ने कहा, पंडित जी बच्ची है, उसके हाथ दूल्हा के गले तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए गोद में उठाकर वरमाला डलवाई है। आपको इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं ना, तो बस आप अपना काम जारी रखिए। पंडित जी ने यह सब कुछ सुनकर देख रहे थे और कहा, वैसे आप यह बहुत गलत कर रहे हैं। इतनी सी छोटी सी बच्ची की शादी कर रहे हैं। कम से कम जब तक यह 18 साल की नहीं हो जाती तब तक इसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। बाबा कहने लगे कि मैं बीमार रहने लगा हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और उसकी माँ भी जिंदा नहीं है। अगर मैं मर गया तो उसका कौन होगा? इसीलिए मैं चाहता हूँ किसी एक मजबूत सहारा मिल जाए, मैं तसल्ली से मर सकूँगा। फिर बाबा ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पंडित जी आप अपने काम से काम रखें, आपको इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं ना, आप अपना काम करें। पंडित जी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरी शादी संपन्न कराई और फिर बाहर चले गए।
कुछ ही देर में मेरी पड़ोस वाली मासी ने मुझे शादी वाला खाना प्लेट भरकर खिलाया। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया था और जब बाहर निकली तो बाहर आदमियों ने खूब भीड़ भाड़ थी। पड़ोस भी थी, कुछ औरतें आई हुई थी और मुझे हैरत से देखे जा रही थी। पड़ोस वाली मासी ने मुझे एक आदमी के साथ लाकर बिठा दिया। ये वही आदमी था जिसके गले में मेरे बाबा ने गोद में लेकर मुझे बरमाला डलवाई थी। मुझे तो लग रहा था कि मेरा गुड्डा कोई और होगा। भला इस आदमी से मेरी शादी कैसे हो सकती है। मैं अपने दिमाग में सोच दौड़ा रही थी कि जैसे मेरे बाबा ने मुझे गोद में उठाकर बरमाला डलवाई थी, ठीक उसी तरह से मेरा होने वाला गुड्डा भी मेरी तरह छोटा होगा। उसे भी शादी के रस्में पूरी करना नहीं आता होगा और उसके बाबा ने उसकी जगह पर खुद अपने गले में बरमाला पहनी होगी और शादी की सारी रस्में भी की होगी। अपने गले में बरमाला पहनी होगी और शादी की सारी रस्में की होगी। मैं आंगन में इधर उधर दौड़ रही थी और अपनी ही उम्र के गुड्डों को ढूंढ रही थी और जब मुझे कहीं भी मेरा गुड्डा नजर नहीं आया तो मैंने अपने पास बैठे उस आदमी से कहा, अंकल आज मेरी शादी हुई है लेकिन मेरा गुड्डा तो कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरा गुड्डा किधर है? किससे मेरी शादी हुई है? मेरी बात पर वह आदमी गुस्से से जवाब देने लगा, कहा, चुप करके बैठो, अंकल होगा तेरा बाप। गुस्से से कहने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और चुपचाप होकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद उसके साथ मैं अपने आप ही दहलीज पार करके जा चुकी थी। बाहर एक ऑटो खड़ा था जिसके पीछे सीट पर उसने मुझे बिठाया और मेरे बराबर में ही बैठ गया। अब मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हालांकि मैं जानती थी कि कल मैं अपने बाबा के घर वापस आ जाऊंगी। मेरी गुड़िया की शादी तो ऐसे ही होती थी, मैं उनकी शादी करती और अगले ही दिन मेरी सहेली मेरी गुड़िया मुझे वापस कर जाती थी। अगले हफ्ते फिर शादी करेंगे, खुशी खुशी अपनी गुड़िया अपने पास रख लेती थी। उस आदमी ने मेरे पास बैठते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में न जाने ऐसा क्या था कि मुझे उलझन होने लगी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में मेरे लिए न जाने क्या था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। बड़ी अजीबोगरीब से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली हुई थी। मुझे उस आदमी से डर लगने लगा था। मैं छोटी सी बच्ची थी लेकिन वह मुझे बड़े ही बुरे नज़रों से देख रहा था, जो मेरे शरीर पर मुझे आर पार होती महसूस हो रही थी। मैंने अपना हाथ उसे छुड़ाना चाहा तो उसने और ज़ोर से दबाया, इतनी ज़ोर से कि मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा, चुप करके बैठी रहो, मेरा जो जी चाहेगा वह करूँगा, समझी। बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। मैं सहन कर बैठी रही। कुछ देर बाद वह टैक्सी एक घर के सामने रुकी थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और बाहर निकल गया। मुझे भी बाहर निकालने के लिए कहने लगा। टैक्सी अब जा चुकी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो सामने एक जवान औरत खड़ी थी और यह कोई 28-30 साल की ही होगी। बड़ी हैरान नज़रों से मुझे और उस आदमी को देखने लगी। वह कहने लगा कि पीछे हट, तूने क्या मेरा रास्ता रोक रखा है। यह सुनकर वह औरत पीछे हट गई। उसके रंगत एकदम से ही फीकी पड़ गई थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो कहने लगी कि रामा, तुझे शर्म नहीं आती? तूने इस छोटी सी बच्ची से शादी कर ली, उसकी उम्र तो देख। बस बकवास मत कर, वह बोला, और ज़्यादा बोली तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरी चुटकियाँ पकड़कर घसीट के बाहर निकाल दूंगा। मनहूस औरत, मुंह मत लगा मुझे। और मेरी घरवाली को यह सुना था कि मेरे सामने कमरे में एक औरत निकली थी। सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, सर के बाल भी सफ़ेद थे। मुझे और उस आदमी को देखकर उस पर चिल्लाने लगी। कहने लगी, तूने क्या कर दिया? इतनी सी बच्ची से शादी कर ली, तुझे शर्म नहीं आई? वह कहने लगा कि बस अम्मा, पाप नहीं किया है, शादी की है क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। इस मनहूस औरत ने तो मेरी उम्र को गला देने का सोच रखा है। पिछले 10 साल से पाल रहा हूँ इसे, लेकिन उसने मुझे अभी तक एक भी बच्चा पैदा करके नहीं दिया। मुझे भी अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए। तूने इतनी कम उम्र में इस बच्ची से शादी कर ली। यह बच्ची मिली थी तुझे? खुद को देखा और उस बच्ची को देख। मेरा दिमाग खराब न कर, समझी। चल हट, पीछे हट। उसने अपने हाथ से अपनी माँ को पीछे किया और बेचारी गिरते गिरते बची थी। उसकी पहली पत्नी ने फौरन ही उस बूढ़ी औरत को पकड़कर सहारा दिया था। दोनों औरतें रोए जा रही थी। वह आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वह सब क्या हो रहा है। कमरे का दरवाज़ा उसने बंद किया तो मैं बिल्कुल डरी सहमी खड़ी थी। एक तो इन दोनों औरतों ने मेरा सारा मूड खराब करके रख दिया। मैं बेड पर जाकर बैठ गई, लेकिन मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। एक अनजान सा खौफ था जो मुझे घिरे हुए था। वह मेरे पास आकर कहने लगा कि उन दोनों औरतों ने मेरा दिमाग वैसे भी गर्म करके रख दिया है, इसीलिए तुझे ज़्यादा नखरे मत दिखाना। जो मैं करूँ बस मेरा हाथ रोकने या रोने चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगी। उन दोनों औरतों का गुस्सा मैं तुझ पर निकाल दूंगा, समझी। समझी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन
समझी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन डर जरूर गई थी, इसीलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन मेरे होश तो उस समय उड़े जब वो मेरे पास आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा चेहरा थाम कर कहने लगा कि इतनी सी उम्र में क्या हुस्न पाया है तूने। तुझे देखते ही मेरे तो सारे जज्बात आपस में जाग गए हैं। तुम इतना हुस्न लाई कहाँ से? उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरे चेहरे पर उस आदमी ने अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी। मैं पूरी तरह से कांप गई थी। मैं कुछ ना समझी। उसने अपनी मूछे पर हाथ फेरा था और अपने होठों पर जबान फेरी थी। मेरे गाल पर चुटकी काटी तो मैं फौरन ही उसके हाथ को पीछे करना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा नशा छाने लगा था। उसने मेरा दुपट्टा उतारकर बगल में रखा, मेरे बालों का परंदा खोलने लगा और मेरा दिल यूं था कि जैसे धड़कना ही छोड़ देगा। मैं डरे सहमे बुरी तरह से कांप रही थी। मुझे गौर से देख रहा था। कहने लगा कि कितनी हसीन है तू, तूने तो मुझे अभी से पागल करना शुरू कर दिया है। यह कहकर जो हरकत उसने मेरे साथ शुरू की, मैं तो यूं थी कि कांपने और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। वह आदमी गुस्से से बौराकर कहने लगा कि चुप कर वरना तेरा गला दबा दूंगा। उसने अपने हाथ मेरे गले पर रखकर जरा सा दबाया था कि तभी कमरे का दरवाजा बजने लगा। उसने मुझे फौरन से छोड़ दिया और कहा अभी इन्हें सीधा करके आता हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह बहुत गुस्से में थी। उसने थप्पड़ रामा के मुंह पर मारी। कहने लगी कि पागल इंसान है क्या, जानवर है तू। अगर मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर यह सब करेगा तो पैदा होते ही तेरा गला घोट देती। चल पीछे हट यहाँ से। यह कहकर उसने धक्का देकर रामा को पीछे किया था और मैं तो रोते आ रही थी। मैं पूरी तरह से काँप रही थी। वह मेरे पास आए, मेरे बाजू पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगी, लेकिन रामा सामने ही खड़ा हो गया। मेरी पत्नी है, छोड़ो इसको, मैंने इसे शादी की है, पूरे 5 लाख दिए हैं मैंने इसके बाप को। उस औरत ने कहा मेरा मन चाहता है ना कि तेरा मुंह तोड़ दूं। तू मेरा रास्ता ना रोको, अभी इसकी उम्र नहीं है यह तुझे झेल कर सके। तेरी पत्नी है तो तेरी पत्नी ही रहेगी, लेकिन इसकी उम्र जब तक 18 साल नहीं हो जाती तुझे इसके साथ इतना जुल्म करने नहीं दूंगी। वह बहुत गुस्से में थी, मुझे बाहर ले गई। सामने वह दूसरी औरत भी मौजूद थी, वह भी रोए जा रही थी। मैं उस बूढ़ी औरत के साथ उसके कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। कहने लगी कमबख्त ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि मैं तेरे सामने शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। इतनी सी हो तुम, तुम्हारे बाप को शर्म नहीं आई इतना बड़ा जुर्म करते हुए। वो लेकर रो रही थी। मुझे क्या पता था कि शादी क्या होती है, मुझे क्या पता था यह सब क्या था। रामा ने जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ करने की कोशिश की थी, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मुझे रामा नाम से डर आने लगा था। मैंने कहा अम्मा जी मुझे बहुत डर लग रहा है। वह अंकल दोबारा तो मुझे अपने कमरे में लेकर नहीं जाएंगे ना? वह कहने लगे कि अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मुझे अपने साथ लगाया। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। मेरी बच्ची तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तो बेफिक्र रहे। अब वह तुझे हाथ भी नहीं लगाएगा। चल अब सो जा। माँ की आगोश क्या होती है मैं उस औरत के साथ किया था। रोती रोती ना जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह में मेरी आँख शोर शराबे से खुली थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। कमरे के बाहर से रामा के लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। मेरी सास उस पर चिल्ला रही थी। मैं तो डरकर बिल्कुल बैठकर कोने में जा लगी थी। कुछ देर बाद वह औरत आई। मुझे डरा हुआ देखकर कहने लगी कि चिंता मत कर, मैंने उसे समझा दिया है, अब नहीं आएगा तेरे पास। अब यूं ही समय गुजरने लगा था। पता नहीं अम्मा जी ने रामा को क्या समझाया था कि अब वह मेरे पास नहीं आता था। हालांकि उसके नज़रें मुझे अभी भी डर लगता था। जब भी वह घर में होता था मैं उसे छोड़कर अम्मा जी के कमरे में ही बैठ जाती थी और अंदर से कुंडी लगा लेती थी। अम्मा जी बहुत ही अच्छी थी और रामा की पत्नी अनीता भी बहुत अच्छी औरत थी। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन रामा की पत्नी अनीता मुझसे पूछने लगी कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा मैंने तो कभी स्कूल का शक्ल तक नहीं देखा, बाबा ने कभी पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन नहीं कराया। वह कहने लगी कि मैं 10 क्लास तक पढ़ी हूँ, फिर उसी ने मुझे पढ़ना शुरू कराया था। 6 महीने में ही उसने मुझे इतना सिखा दिया कि मुझे इंग्लिश और हिंदी पढ़ने आ गई थी। मैं छोटे छोटे शब्द खुद ही पढ़ लिख लेती थी। मुझे एक पास के ही स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। मैं अपनी क्लास में सबसे बड़ी थी। 13 साल की उम्र में मैं दूसरी क्लास में पढ़ती थी। पूरा दिन अपनी सास और अपनी सौतन के साथ बड़ी खुशी से रहती थी। रात को जैसे ही रामा के आने का समय होता था मैं डर के मारे अपनी सास के कमरे में छुपकर बैठ जाती थी। अब 15 साल की हो चुकी थी। इसी दौरान मेरी दोस्ती अपने स्कूल के एक लड़के से हो गई। उसका नाम करण था।
पढ़ाई में वह मेरी बहुत मदद किया करता था। उसकी उम्र 16 साल थी, 10वीं क्लास में पढ़ता था और मैं तीसरी क्लास में। कहा, तुम्हारे मोहल्ले में ही रहता हूँ, तुम रामा की दूसरी पत्नी हो ना? मैं नज़रें चुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। काफ़ी अच्छा लड़का था, मेरा ख्याल भी बहुत अच्छा रखता था। स्कूल में अगर कोई भी बच्चा मुझे चिढ़ाता कि तुम इतनी बड़ी होकर सिर्फ तीसरी क्लास में हो, तो वह मेरी डार बनकर सामने खड़ा हो जाता था, क्योंकि मैं तो बहुत डरपोक टायर लड़की थी, बहुत ही जल्दी डर जाया करती थी। एक बार स्कूल से घर वापस आई तो मेरी चौथन बहुत रो रही थी। मेरी सास ने उसे चुप करा रही थी। मैं भी पूछा कि दीदी क्या हुआ? मेरी सास कहने लगी कि इसका बाप का देहांत हो गया है। यह सुनकर तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ था। मैंने उसके आंसू पोंछे, पानी पिलाया, वह भी रोए जा रही थी। मेरी सास कहने लगी कि इसे लेकर इसकी माँ के घर जा रही हूँ, इसे वहीं छोड़ आऊँगी, वहाँ मुझे कुछ घंटे लग जाएंगे। रामा भी हम लोगों के साथ ही जा रहा है, चिंता मत करना, खाना बना कर रखा है, तुम खाकर सो जाना। मैंने कहा कि ठीक है। मेरी सास और अनीता दीदी घर से बाहर जा चुकी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया, खाना खाया और सो गई। लेकिन कुछ ही देर के बाद घर का दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाने लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी सास वापस आ गई होंगी, इसलिए मैंने बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन सामने रामा को देखकर तो मेरी सांस लेना ही भूल गई थी। मैं डर के मारे पीछे हट गई। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा पर कुंडी करके लगाई थी। फ़ौरन से मैं कमरे की तरफ भागी थी ताकि अंदर जाकर कुंडी लगाकर दरवाज़ा बंद कर लूं। लेकिन अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। कहा, लगा कि देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। अच्छा हुआ उस कमबख्त का बाप मर गया और मेरी माँ ने भी तेरा पीछे छोड़ दिया। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। मुझे अपने कमरे में ले गया और दरवाजे की कुंडी भी लगा ली। मुझे बेड पर जोर से पटका था। कहने लगा कि तू मेरी घरवाली है, समझी? मेरी माँ तो बुढ़ापे में सठिया गई है, जो तुझे मुझसे दूर करने का पाप कमा रही है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। यह कहकर उसने सबसे पहले मेरे मुंह पर पट्टी बांधी थी। कहने लगा कि बहुत चीखना चिल्लाने आता है, अब तेरी आवाज़ नहीं निकलेगी। और फिर वह मेरे ऊपर हावी हो चुका था। उसने मेरे साथ सादी हदें पार कर दी। मैं दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उस जानवर के सीने में इंसानियत नहीं था जो मेरी तकलीफ़ को समझ पाता। मैं उसके सामने बहुत बिल्कुल कमज़ोर सी लड़की थी, उसकी हैवानियत का शिकार बन चुकी थी। मुझे लगा कि जैसे मुझ पर मौत आकर गुजर गई हो। मेरे आंसू निकल रहे थे, तकिया में समा रहे थे और अपनी हवस पूरी करके मुंह से पट्टी खोल चुका था। तभी मेरा सांस बाहर हुआ था। बेड पर बिछी चादर लाल हो चुकी थी और यह देखकर वह घटिया इंसान बड़ा खुश था। फिर नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तभी बाहर का दरवाज़ा खटकना था और वॉशरूम से नहाकर बाहर निकला तो मुझे देखकर हंस रहा था। मैं नफ़रत से अपना मुंह मोड़ लिया। मुझे उस आदमी से घिन महसूस हो रही थी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म कर दिया था। कुछ ही देर बाद मुझे बाहर से शोर और आवाज़ आने लगी। भागती हुई मेरी सास मेरे कमरे में आई थी। मुझे और बेड को देखकर उसकी रंगत सफ़ेद हुई थी। उसने अपने सीने पर हाथ मारा और एक चीख उसके मुंह से निकल गई थी। वह मेरे पास आ गई और वह रोने लगी। मुझे अपने साथ लगाए रामा को घूरने लगी कि मुझे नहीं पता था कि यह मेरे पीछे यहाँ आ जाएगा। अगर पता होता तो मैं तुझे भी अपने साथ ले जाती। और मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मैं तुझे इस जुल्म से बचा ना सकी। उसके बाद मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। कुछ दिन तो मैं स्कूल भी ना जा सकी थी, बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरी सौतन जब वापस आई तो वह भी रामा को बुरा भला कहने लगी कि तू इंसान नहीं जानवर है। वह आदमी वाकई औरत का भूखा था। कम उम्र की लड़कियों को देखकर पागल हो जाता था। अब अनीता दीदी मेरी सास मुझे हल्दी वाला दूध पिलाने लगी थी। उस दिन के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी और फिर मैं स्कूल जाने लगी थी। लेकिन अब चुप रहती थी। करण मुझसे बहुत सी बातें करता था। उस दिन मेरे लिए गुड़िया भी लेकर आया था। मुझसे कहा कि तुम्हें गुड़िया बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। मेरे पापा मुझे जो जेब खर्चा देते हैं मैं उसे जमा करके मैं तुम्हारे लिए यह प्यारी सी गुड़िया खरीदी है। देखो यह गीता, यह बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत है। मैंने यह गुड़िया उससे नहीं ली, बल्कि अपने आंसू पोंछने लगी कि मेरे आंसू देखकर करण परेशान हुआ। मेरे पास बैठ गया, मेरे आंसू पोंछने लगा और कहा कि गीता क्या हुआ है, बोलो ना। मैंने कहा अब मुझे उस गुड़िया की ज़रूरत नहीं रही। कहने लगा कि क्यों? मैंने कहा अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, इसीलिए। करण कहने लगा कि बड़ी हो गई हो? वैसे ही तो हो। ले लो, मैं यह तुम्हारे लिए खरीदी है, इसे रख लो। लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगी। इससे पहले कि वह कोई भी और सवाल करता, मेरी गर्दन पर नाखूनों के खरोंचों देखकर करण एकदम से पीछे जाता। मेरे रोने की वजह शायद अब वह जान चुका था।
उसे यह तो पता था कि रामा की मैं पत्नी हूँ, इसलिए अब उसे मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वह गुड़िया उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। फिर वह मेरे पास आया, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप कराने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। बस 1 महीने के बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मेरी सास जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो जो खबर डॉक्टर ने सुनाई, वह सुनकर मेरी सास अपना सर पीटने लगी, क्योंकि सिर्फ 15 साल की उम्र में मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे किसी बात का कोई समझ नहीं था। कुछ भी खाना मुझे हजम नहीं होता था। जो भी खाती उल्टियाँ हो जाती, और उल्टियों के बाद मुझे ऐसा लगता कि मैं मर जाऊंगी। मेरी सास और अनीता दीदी मुझे संभालने लगी थी। रामा को जब इस बात की खबर मिली तो वह भी खुशी से घूमने लगा था। कहने लगा कि अब मेरा बेटा पैदा होने वाला है, वह मेरा वारिस बनेगा। तो कभी भी जूस लाकर देता तो कभी कहता कि इसे खूब ताकत की चीज़ खिलाओ, जिससे कि मेरा बेटा खूब हट्टा कट्टा पैदा हो, मेरी ही तरह मजबूत बर्थ बन सके। मेरा स्कूल छूटकर रह गया था, लेकिन इस बीच यह हुआ कि करण 1 घंटे के लिए हमारे घर आ जाता और हमारे मोहल्ले में ही रहता था। काफ़ी अच्छा लड़का था। मेरी सास को भी उसके आने जाने से कोई एतराज़ नहीं था। वह 1 घंटा मुझे पढ़ाकर चला जाता था। कहता तुम्हें 1 साल में ही 2 क्लासें पूरी करवा दूंगा। स्कूल के प्रिंसिपल से मेरे पापा की अच्छी बातचीत है, लेकिन तुम बीच में पढ़ाई मत छोड़ो। मैंने कहा करण तुम मुझ पर इतने एहसान क्यों करते हो? मैं क्या करूँगी पढ़कर? मेरी ज़िंदगी तो रामा के साथ ही गुजरनी है, उसी के बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि उसके औलाद चाहिए। ऐसी बातें शायद 15 साल की उम्र में लड़कियां नहीं करती होंगी, लेकिन 15 साल की उम्र में मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी। मेरी बातें सुनकर वह कहता पढ़ाई तुम अपने लिए करोगी, जो तुम्हारे काम आएंगी। खैर मुझे पढ़ने का तो शौक़ था, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 9 महीने के बाद मैं दर्द सहा था। मुझे लगा था कि अब मैं मर जाऊंगी। गांव की छोटी सी हॉस्पिटल से लेकर लेबर रूम में मेरी चीख सबसे ज़्यादा तेज़ थी। मैंने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं जिंदा बच गई थी। सब कुछ थे, लेकिन रामा के मुंह लटका हुआ था। कहने लगा कि बेटी क्यों पैदा की, उसने तो मुझे बेटा चाहिए था। मेरी साथ कहने लगी कि उसके बस में नहीं है, यह भगवान की देनी होती है। पर भगवान का धन्यवाद कर कम से कम औलाद वाला तो हो गया। कहने लगा कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, तो खुद पाले या फिर अनीता को बोल उस बच्ची की परवरिश करेगी। मैं तो खुद भी इस काबिल नहीं थी कि इस छोटी सी बच्ची को संभाल सकती। अनीता दीदी ने ही उस बच्ची को पाला था, और अनीता दीदी तो ऐसे खुश थी कि जैसे उनकी बेटी पैदा हुई हो। बेटी पैदा को 2 ही साल गुजरे थे कि रामा पर फिर से भूत सवार हो गया। एक बार उसने फिर मेरी सास और अनीता दीदी को धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया और मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गया। कहने लगा कि जब तक बेटा पैदा नहीं हो जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा, और वह मुझे इसी से पैदा हो सकता है। मैं रोती रही। मैं जिस दर्द से गुजरी थी, मैं दोबारा वो बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। कम उम्र में जो दर्द तकलीफ मैंने सहा था, मेरा जी चाहता था कि मैं खुदकुशी करके खुद को ख़त्म कर लूँ। कुछ ही महीने गुजरे थे कि फिर से उम्मीद से हो गई थी। इस बार मैंने सारा समय रो रो कर गुजारा था। डॉक्टर ने कहा था कि इस लड़की में इतनी ताकत नहीं है कि यह साल भर बाद फिर से बच्चा पैदा कर सके। पहले बच्चे में ही बड़ी मुश्किल से हमने इसकी जान बचाई थी, लेकिन अब इंसान रामा कि जैसे जानवर भी होते हैं, लेकिन अंदर के इंसान तो होते हैं पर दरिंदे होते हैं। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र कितनी है और उसके साथ रिश्ता बनना चाहिए, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत सी लड़कियों की शायद 16-17 साल की उम्र में शादी हो जाती होगी, लेकिन उसके पति उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते होंगे जैसा रामा मेरे साथ करता था। नमी और प्यार का व्यवहार करता होगा। उसे क्या ही पता था कि मैं दूसरी बार भी बेटी को जन्म दिया था। दूसरी बेटी की पैदाइश के बाद डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब यह बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वरना यह तो बच्चा बचेगा या फिर यह लड़की बचेगी। मेरी सास ने लेडी डॉक्टर से कहा कि आप इसका ऑपरेशन करके बच्चेदानी ही बंद कर दे। इस लड़की की जान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी सास के रूप में भगवान ने मुझे मेरी माँ दे दी थी। रामा तो दूसरी बेटी को देखकर ही आग बबूला हो गया था। कहने लगा कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ इस लड़की से शादी करने का, इसने तो मुझे बेटा तक नहीं दिया। यह लड़की तो मेरे काबिल ही नहीं रही। उन्हीं दिनों मुझे मालूम हुआ कि वह किसी तीसरी औरत के चक्कर में था और उसे भी शादी कर चुका था, इसीलिए उसने अपना एक अलग भी घर ले लिया था। रामा अब कम ही घर आता था। मेरी दोनों बेटियों को अनीता दीदी ही पाल रही थी। अब मैं सुकून से हो चुकी थी, क्योंकि मेरी जान रामा जैसे दरिंदे से छूट चुकी थी। मैंने दोबारा से स्कूल में दाखिला ले लिया था।
मैंने 21 की उम्र में 10वीं पास कर ली थी और 26 साल की उम्र तक मैंने पूरी पढ़ाई कर ली थी। पूरे गांव में मेरी पहली पोजीशन आई थी, इसीलिए मुझे सरकार की तरफ से 50,000 का इनाम मिला था। उन 50,000 की रकम से मैंने कुछ सिलाई मशीन खरीदी और घर में ही एक सिलाई सेंटर भी बना लिया था, क्योंकि मेरी सौतन अनीता दीदी बहुत अच्छी सिलाई जानती थी। कई औरतों को सिलाई पर लगा दिया। मेरी बेटी अभी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन मुझे दीदी कहती थी। करण और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जो कपड़े हम बनाते हैं वह करण शहर के दुकानों में देकर आता है, जिसकी वजह से इनकम हमें आने लगती थी। एक बार करण मुझसे कहने लगा कि तुम रामा से तलाक ले लो। मैं हैरियत से देखा। मैंने कहा कि क्यों? कहने लगा इसीलिए क्योंकि तुम्हें भी जीने का हक है। मैंने कहा तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊँगी और कौन मुझसे शादी करेगा? मेरी 2 बेटियाँ हैं और मुझे आगे औलाद भी नहीं हो सकती। अच्छा है कि मैं उसी के नाम पर बैठी रहूं। और कहने लगा कि मैं करूंगा तुमसे शादी। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं अचानक ही उसकी तरफ देखा था। मैंने कहा कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो करण, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छा कमा रही हूँ, घर चल रहा है। मेरी माँ के रूप में मेरी सास मौजूद हैं, मेरी बड़ी बहन के रूप में अनीता दीदी हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह कहने लगा कि लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं बचपन से ही एक लड़की से मोहब्बत की है और वह तुम हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी पहले से 2 बेटियां हैं। मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे तुम कोई भी औलाद नहीं दे सकती हो। और हाँ, ना ही मैं कभी तुम्हें इस बात का ताना दूंगा कि फिर कहने लगा कि मर्द सिर्फ रामा जैसे ही नहीं होते। मुझे एक बार आजमाने की कोशिश करो। यह बात मैंने अपनी सास और अनीता दीदी के सामने रख दी। मेरी सास कहने लगी कि रामा तो यहाँ पर आता भी नहीं है। तुम जवान हो, तुम्हारी अभी उम्र कितनी है? 26 साल की तो हो पाई हो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। अगर वह लड़का तुम्हें सच्चा प्यार करता है तो रामा से कहकर तलाक दिलवा दूंगी। उस बेटा चाहिए था और उसको अपनी तीसरी पत्नी से मिल चुकी है। मेरी सास ने रामा से मुझे तलाक दिलवा दी और फिर मेरी शादी करण के साथ करवा दी। मैं चाहती थी अपनी बेटियों को भी अपने साथ ले जाऊं, लेकिन अनीता दीदी रोने लगी। मेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी, मुझे भी तो जीने का सहारा चाहिए। मैंने कभी भी यह नहीं समझा कि यह दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। मैंने इन्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा है और यह भी मुझे अपनी सगी माँ समझती हैं। मैं अनीता दीदी को भी अपनी दोनों बेटियां दे दी थी। करण बहुत अच्छा इंसान था, मुझे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा ख्याल भी रखता था। उसके माँ बाप ने शुरू में तो मुझसे ठीक तरह से बातचीत भी नहीं की, क्योंकि वह लोग शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि मैं उन्हें बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती थी। लेकिन मैं उनकी जान से भी ज़्यादा सेवा करती थी। अब वह भी मुझसे प्यार करने लगे। हैरत तो मुझे उस समय हुई थी जब 2 साल के बाद मैं उम्मीद से हुई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब कैसे हो गया। डॉक्टर कहने लगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चेदानी का मुंह बंद होने के बाद भी औरत कंसीव कर जाती है। और इस बार मैंने बेटे को जन्म दिया था। शायद यह करण की मोहब्बत का फल था जो भगवान उसे दिया था। आज मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। कभी कभी मैं अपने बेटियों से मिलने जाया करती हूँ। अब मेरी बेटियों को भी पता चल गया है कि मैं उनकी माँ हूँ। मेरी बेटियाँ अनीता दीदी के पास ही रहती हैं। अब हम सबकी ज़िंदगी खुशहाल है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।